Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So guys, we are going to discuss landmark cases on citizenship of India. This is the second part of the landmark cases of Constitution series. तो गाइज जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के लैंडमार्क केसेस और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस को। ओके गाइज, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि जो हमने डिस्कस किए थे प्रीएम्बल के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस वो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो गाइज, और आप लोगों को पता है कि जो लैंडमार्क केसेस होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी। बिकॉज प्री में क्वेश्चन दे देता है, जजमेंट दे देता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में 4 केसेस दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस केस का जजमेंट है। और सेकंड आपको केस दे देगा और नीचे जजमेंट दे देगा और पूछ लेगा इस केस का कौन सा जजमेंट है। और मेंस में अगर हम अपने आंसर में लैंडमार्क केसेस को लिखते हैं तो हमारा आंसर एक अलग ही इफेक्ट डालता है, मतलब कि अच्छा इफेक्ट डालता है। ओके गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने लैंडमार्क केसेस को, सिटीजनशिप के जो लैंडमार्क और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उन पे। तो गाइज, हम लैंडमार्क केसेस डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि सिटीजनशिप जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के द्वारा कवर किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं और सिटीजनशिप को गवर्न कैसे किया जाता है इंडिया में। ओके गाइज, तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिटीजनशिप है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पार्ट के द्वारा कवर किया जाता है और सेकेंड पार्ट में आर्टिकल 5 to 11 आते हैं जो कि सिटीजनशिप के द्वारा कवर किए जाते हैं। ओके गाइज, अब हम देखते हैं कि इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप को कैसे गवर्न किया जाता है। ये 2 वेज हैं जिनके द्वारा ये गवर्न किया जाता है। फर्स्ट है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेकेंड है सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ। तो गाइस, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तो फर्स्ट में जो पर्सन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, तब इंडिया में थे उनकी सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 के द्वारा डील की जाती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में दिए गए हैं। और सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो सिटीजनशिप लेगा वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा गवर्न की जाती है। ओके गाइज, अब हम देख लेते हैं अपने इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस को। अब आर्टिकल 5 के लैंडमार्क केसेस पे। आर्टिकल 5 का जो लैंडमार्क केस है, जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है, वो है मोहम्मद रजा देवस्थानी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हम देख लेते हैं इस केस में हुआ क्या था। गाइस, इस केस में एक जो अपीलैंड था वो इंडिया में 1938 को रिसाइड कर रहा था। वो 1938 में ही इंडिया में रहने के लिए आया था और फिर वो इराक चला गया 1945 में। ओके गाइस, फिर ये इराक से वापस आ गया इंडिया में। जब ये वापस आ गया तो इसने खुद को रजिस्टर्ड कराया, मतलब खुद को एज ए फॉरेन रजिस्टर कराया और टाइम टू टाइम ये अपने टाइम को एक्सटेंड भी करता रहा। गाइस, जब हम बाहर से कोई पर्सन आता है, किसी कंट्री में जाता है, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है रहने का। तो अगर वो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है तो वो उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करा सकता है। तो यही इसके साथ हुआ। ओके गाइस, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइम एक्सटेंड करा लिया, टाइम टू टाइम एक्सटेंड कराते गए। बट 1957 में इन्होंने दोबारा से टाइम एक्सटेंड कराया, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके स्टे पीरियड को रोक दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तब अपीलैंड ने ये कंटेंशन दी कि ही शुड बी रिगार्डेड एज सिटीजन ऑफ इंडिया,
जस्ट बिकॉज वो इतने ईयर से इंडिया में रह रहा है अंडर आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 3। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 का सब आर्टिकल 3 क्या बोलता है। गाइस जो आर्टिकल 5 है उसमें सब आर्टिकल ए और बी है। फर्स्ट में है कि जो पर्सन सिटीजनशिप लेना चाह रहा है उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और सेकेंड में तीन पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंट में एक पॉइंट फुलफिल होना ही चाहिए। तो फर्स्ट में डोमिसाइल आ जाता है। सेकेंड में जो 3 पॉइंट है उसमें फर्स्ट है कि जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो या तो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, सेकेंड है या तो उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो, और थर्ड है अप्लाई करने से पहले वो 5 साल तक इंडिया में रह चुका हो। ओके गाइस, मतलब कि 1950 से पहले वो 5 साल तक इंडिया में रह चुका हो। तो गाइस यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया, भले ही वो ओरिजिनल रेसिडेंट है, वो इतने ईयर से इंडिया में रह रहा है, बट इट डजंट मीन कि उसने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, बिकॉज उसके पास डोमिसाइल नहीं, उसने इंडिया में जॉब भी एक्वायर की थी और वो एज ए कैशियर वर्क कर रहा था इंडिया में, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके डोमिसाइल नहीं माना। बिकॉज उन्होंने कहा कि आप जॉब के प्रोस्पेक्टिव से इंडिया में रह रहे थे, आपका कोई परमानेंट रहने का इंटेंशन नहीं था इंडिया में, आप जॉब के बेस पे रह रहे थे, तो आपका डोमिसाइल वैलिड नहीं है। और यहाँ पे उनकी परमानेंट रेसिडेंशियल करने की इंटेंशन क्यों नहीं एडमिट हुई, क्योंकि उन्होंने जो टाइम एक्सटेंड कराया था वो एज ए फॉरेनर एक्सटेंड कराया था, और वो टाइम एज ए फॉरेनर एक्सटेंड हुआ या तो फिर वो सिटीजनशिप लेने के लिए कोशिश करते, उन्होंने सिटीजनशिप लेने की भी कोशिश नहीं की, तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी गई। ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस पे। सेकेंड लैंडमार्क केस है हमारा प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी आर्टिकल 5 के द्वारा कवर किया जाता है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो एक ही डोमिसाइल रखेंगे। अगर आप एक स्टेट में रह रहे हो तो भी आपका एक ही डोमिसाइल रहेगा, अगर आप एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो भी आपका एक ही डोमिसाइल रहेगा। अगर आप दूसरे स्टेट की डोमिसाइल को एक्वायर करना चाहते हो तो पहले वाले डोमिसाइल को छोड़ना पड़ेगा। अब हम ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड लैंडमार्क केस पे। थर्ड लैंडमार्क केस है हमारा लुइस डे वेल्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गाइस ये जो हमारा केस है, ये केस भी हमारे फर्स्ट केस के जैसा ही है। इस केस में भी एक फॉरेनर इंडिपेंडेंस से पहले आया था एज ए मिशनरी वर्कर, और उसने यहाँ इंडिया में वर्क भी किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो परमानेंट इंडिया में रहा और उसने अपना जो टाइम पीरियड था रहने का वो एक्सटेंड कराता रहा एज ए फॉरेनर। जब ये एक्सटेंड कराता रहा और एक टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके एक्सटेंड पीरियड पे स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, तो इसने भी वही क्वेश्चन अराइज किया जो कि केस नंबर फर्स्ट में अराइज किया गया था कि आर्टिकल 5 के सब आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एबल है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा, और आर्टिकल 5 के सब आर्टिकल 3 को हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये परमानेंट इंडिया में रहने के लिए परमानेंट इंटेंशन नहीं रखते हैं, सो नहीं करते हैं, बिकॉज ये इंडिया में आए थे तो एज ए मिशनरी आए थे, इन्होंने इंडिया में वर्क किया था, ये परमानेंट रहने के इंटेंशन से इंडिया में इंटेंशन इनकी नहीं है। ओके गाइस, और इन्होंने जो टाइम पीरियड एक्सटेंड कराया है वो एज ए फॉरेनर कराया है, तो ये परमानेंट इंडिया में रहने का इंटेंशन नहीं रखते, तो इन्हें डोमिसाइल ऑफ चॉइस नहीं दिया जाएगा। अब ये डोमिसाइल ऑफ चॉइस होता क्या है? डोमिसाइल ऑफ चॉइस होता है गाइस कि रेसिडेंस होना चाहिए प्लस इंटेंशन होना चाहिए टू मेक इट परमानेंट होम। इनका रेसिडेंस था बट इनका इंटेंशन नहीं था उसको परमानेंट होम बनाने की।
तो गाइज अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस पे, जो कि आर्टिकल 6 से है, कुलाथी मनु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में गाइज जो माइग्रेटेड वर्ड था उसको डिफाइन किया गया था। इसमें हेल्ड किया गया कि जो माइग्रेटेड है ना वो कहीं भी जाता है, इंडिया से पाकिस्तान जाता है, तो उसका वहाँ रहने के लिए वॉलंटरी और परमानेंटली होना चाहिए। वो वहाँ वॉलंटरी और परमानेंट रहने के बेस पे ही जाना चाहिए। ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लैंडमार्क केस पे, आर्टिकल 7 पे, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह। इस केस में देखते हैं इस केस में क्या हुआ। इस केस में क्या हुआ था गाइस कि एक वाइफ थी, वो हस्बैंड को छोड़ के कराची चली गई। उसके स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया गया कि वह टेम्परेरी गई थी, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी। तब वह जब इंडिया वापस आ गई तो उसे परमिट कर दिया गया इंडिया में स्टे करने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि उसने पाकिस्तान की डोमिसाइल रखी है। पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद, जो मतलब इंडिया में रहने का जो उसका टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो ये वापस पाकिस्तान चली जाती है। तब वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहती है। जब ये पाकिस्तान चली जाती है तब ये इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहती है। और उस टाइम जब ये सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहती हैं इंडिया की, उस टाइम इंडियन की जो मतलब इंडिया में जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो इंडियन गवर्नमेंट कस्टडी में ले रही होती है। ओके, तो कोर्ट ये हेल्ड करती है इस केस में कि उन्होंने प्रोविज़न में मेंशन डेट से पहले माइग्रेट किया था। मतलब कि जो वाइफ थी और जो प्रोविज़न में डेट मेंशन है उससे पहले ही माइग्रेट कर दिया था इंडिया से, तो उन्हें परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। और ये डेट कौन सी थी? ये डेट है हमारे आर्टिकल 7 में मेंशन है 1 मार्च 1947। ओके गाइज, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस पे, आर्टिकल 9 पे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रहमतुल्लाह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रहमतुल्लाह। It was held that the central government is authorized to take action against people who have acquired the foreign citizenship have lost the citizenship of India. They are still standing in country. इसमें ये कहा गया, इस केस में ये बोला गया कि जो सिटीज़न हैं इंडिया के, जो बाहर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, और उन्होंने फॉरेन की जो सिटीजनशिप है वो एक्वायर कर लिए, तो उनकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो सीज कर दी जाएगी। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस, जो कि केस रिलेटेड टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 और सी से रिलेटेड है ये केस, हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी। इस केस में गाइस हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी के केस में सोनिया गांधी की सिटीजनशिप को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1C के अंडर ये इंडियन सिटीजन नहीं मानी जाएंगी। अब देखते हैं गाइस ये सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1C कहता क्या है। सेक्शन 5 का 1 जो सबसेक्शन है वो कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, उन्हें इंडियन सिटीज़न है, तो आप इंडियन ओरिजिन माने जाएंगे। और जो 1 का C है वो कहता है अगर कोई वुमेन है वो किसी इंडियन सिटीज़न से शादी करती है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकती है। तो इस केस में इनकी सिटीजनशिप को चैलेंज किया गया और ये बोला गया कि जो इंदिरा गांधी जी हैं वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं रखती हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी मैरिड वुमेन को सर्टिफिकेट दे रखा है इंडियन सिटीजनशिप के रिगार्डिंग ऑफ हर मैरिज, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट शी इज़ ए इंडियन सिटीजन। तो इन्हें इस केस में इंडियन सिटीजनशिप का दर्जा दिया गया। ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस पे, जो कि सेक्शन 10 के
से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 10 किसका है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। ये केस है हमारा सतीश नंबियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का मैटर है गाइस कि जो सतीश नंबियर था उसको पहले इंडियन गवर्नमेंट ने OCI दे दी थी। अब OCI क्या होता है, ये ओवरसीज इंडियन सिटीजन होता है। ये एक कार्ड होता है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि इंडियन ओरिजिन से होते हैं और वो फॉरेन में रहते हैं। ये एक टाइप की डुअल सिटीजनशिप होती है कि वहाँ की भी सिटीजनशिप रख सकते हैं और इंडिया की भी, बट इन्हें सारे राइट्स नहीं होते हैं इंडिया में। इन्हें लिमिटेड राइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। इन्हें वोटिंग राइट, फॉर एग्जांपल इन्हें इंडिया में वोटिंग राइट नहीं होता है। ओके गाइस, और ये जो OCI रखते हैं, अगर ये 5 साल तक रख लेते हैं तो ये इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में ऐसा हुआ कि जो सतीश नंबियर थे उनको पहले गवर्नमेंट ने OCI सिटीजनशिप ग्रांट कर दी थी और वो अमेरिका में एक कंपनी में काम कर रहे थे। जब उन्हें OCI सिटीजनशिप मिल गई तो वो इंडिया में आके काम करने लगे और रहने लगे, बट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इनके अगेंस्ट कुछ प्रूफ कलेक्ट किए और ये बोला कि इनकी सिटीजनशिप इंडिया के लिए हार्मफुल होगी। मतलब ये जो सतीश नंबियर हैं, इनको जो सिटीजनशिप दी गई है ये इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसके उन्होंने प्रूफ भी दिए, इसने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने। इस बेस पे इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी जो सिटीजनशिप को प्रोवोक कर दी थी। इनके कोर्ट की हेल्प ली, इन्होंने जो थी ना वो कोर्ट की हेल्प ली और रिट पिटीशन फाइल कर दी अंडर आर्टिकल 15 के। कोर्ट ने हेल्प किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देके सिटीजनशिप रिवोक कर सकती है। कब कर सकती है, इफ़ नेशन के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा है, नेशनल की इंटीग्रिटी के लिए कोई खतरा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देके सिटीजनशिप को रिवोक कर सकती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे वीडियो को शेयर करिए।